अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में सेल वॉल सिंथेसिस की। आज हम बात करेंगे प्रोटीन इनहिबिटर्स की। प्रोटीन इनहिबिटर्स जो हैं और सेल वॉल सिंथेसिस में थोड़ा सा क्या डिफरेंस आ जाता है कि फॉर एग्जांपल ये आपका डीएनए है, ये आपका सेल है, ठीक है। इसकी ये जो आउटर लेयर होगी ये हमारी क्या होगी, सेल वॉल होगी। अब हमारे जितनी भी सेल वॉल इनहिबिटर्स होंगे वो यहाँ पे जाके अटैक करेंगे। अब इन केस अंदर कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास पड़े हुए हैं राइबोसोम्स, ठीक है। अब ये राइबोसोम्स जो है इस पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। अब हमारी जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, इनहिबिट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जाके ब्लॉक करना, किसी चीज़ के अगेंस्ट एक्शन लेना, ठीक है। तो ये आके राइबोसोम्स के ऊपर एक्ट करेंगी और राइबोसोम्स को क्या करेंगी, वहाँ पे इनहिबिट कर देंगी उसके काम को फॉर टाइम बीइंग। अगर क्लासिफिकेशन देखी जाए प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स की, तो ये 3 तरह की मेडिसिन है, मैक्रोलेट्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासेलिन सॉरी। मैक्रोलेट्स की हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसमें एरिथ्रोमाइसिन आती है, एज़ेथ्रोमाइसिन आती है, क्लेथ्रामाइसिन आती है और रॉक्सीथ्रोमाइसिन आती है। मोस्टली बहुत सारे लोगों को जो मेडिकल से रिलेटेड है या नहीं है, उनको बेसिकली एरिथ्रोमाइसिन और एज़ेथ्रोमाइसिन का तो पता ही होता है। उनको ये नहीं पता होता कि हम किस लिए और क्यों यूज़ करें, लेकिन कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, फॉर एग्जांपल लोगों के गले में भी दर्द होता है, तो वो जाके एरिथ्रोमाइसिन और एज़ेथ्रोमाइसिन ले लेते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन। अच्छा, अब होता क्या है कि हम लोग बात कर रहे थे राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स जो है ये ऑलरेडी खुद भी डिवाइडेड है, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका जो ये ऊपर वाला बड़ा पार्ट है ये 50 एस सब यूनिट्स पे होता है, लेकिन ये नीचे वाला जो पार्ट है ये 30 एस सब यूनिट्स का है। इसी तरह अगर ह्यूमन बीइंग का या बाकी उसका देखा जाए तो वो 60-40 होता है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग ट्रांसपेरेंट साइड को अगर देखें, आप लोगों ने पहले भी माइक्रोबायोलॉजी में ये चीज़ें पढ़ी हुई होंगी कि इसमें दोनों पार्ट्स के मिड में हमारा ट्रांसफर्स आरएनए है, एमआरएनए जा रहा है, ये दोनों है। और उसके बिल्कुल ऊपर अगर आप देखें जो 50 सब यूनिट साइट्स हैं, उसमें अगर आप देखें तो ए, पी एंड ई है। तो ए में जो वो एरिया है जहाँ पे इनिशिएशंस होती हैं, जहाँ पे आपका बाहर से ट्रांसफेरेंस साइड है, अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं और वो आके प्रॉपर पॉलीपेप्टाइड अपनी चेन बना रहे हैं, ठीक है। अब ये चेन बनती जाती है और एक टाइम पे ये चेन जाके ब्लॉक होती है और फिर ई साइड से इस चेन ने क्या होता है, बाहर निकल जाना होता है। अच्छा, अब होता क्या है, bind 50 subunit of the ribosomes, protein synthesis is blocked by inhibition of translocation steps, nasus peptide chain temporarily residing a site। अगर हम लोग इनमें से कोई भी मेडिसिन देते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगी कि ये जाके इसकी फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगी, ठीक है। ये अब होगा क्या, हमने मेडिसिन दी और मेडिसिन ने जाके यहाँ पे एक्ट किया। जैसे ही इसने एक्ट किया, हमारी ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये क्या होगी, बनना बंद होगी। जैसे ही हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनना बंद हो गई है तो आगे का जो हमारा प्रोसेस है वो नहीं होगा। अच्छा, तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो हमारी बनना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मीन्स ये मेडिसिन जितनी भी हम लोग ले रहे हैं मैक्रोलेट्स, ये जाके हमारे जो इनिशिएशन प्रोसेस है उसको आगे उसके कॉम्प्लेक्स को प्रॉपर नहीं बनने देगी। अगर इनके थेराप्यूटिक यूज़ की बात की जाए कि ये मेडिसिन कहाँ कहाँ हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो आपने एच पाइलोरी का नाम सुना हुआ होगा। मोस्टली हम लोग कहते हैं ना कि यार मैदे में दर्द है, गए डॉक्टर के पास तो एच पाइलोरी टेस्ट करवा लो, तो एच पाइलोरी पॉजिटिव है। एच पाइलोरी के जो इन्फेक्शंस होते हैं इसमें ये मेडिसिन दी जाती है। अब एच पाइलोरी स्टैंड्स फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच स्टैंड फॉर हेलिकोबैक्टर, ठीक है। या डिफ्थीरिया के पेशेंट में देते हैं, या फिर इसके अलावा थर्ड जो है आपका वो है कैप।
मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि हमारे जो निमोनिया होता है वो 2-3 टाइप का होता है, ठीक है? इसमें एक होता है कैप, एक होता है मैप, एक होता है हैप, ठीक है? ये हमारी वो 3 टाइप्स हैं जो पहले से चलती आई हुई थी। चौथी टाइप अभी हमने इसमें ऐड कर दी है, वो है जो हमारा अभी सर्स चल रहा था, जिसे कोविड भी कहते हैं, तो सर्स को भी इसमें ऐड कर दिया। अगर कैप की बात की जाए तो इट्स कम्युनिटी एक्वायर्ड, वो चीजें जो हम लोग अपनी कम्युनिटी से, अपने लोगों से लेके आते हैं, ठीक है? कम्युनिटी एक्वायर्ड। सेकंड होगा हमारे पास मैकेनिकल वेंटिलेटर से जो आता है, ठीक है? बाज़ लोग लॉन्ग टाइम पे वेंटिलेटर पे रहते हैं तो उसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि उनको उससे निमोनिया हो जाता है, उनके जो लंग्स होते हैं वो उसकी वजह से खराब होना शुरू हो जाता है। थर्ड होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड, कंसेक्टिव एडमिशंस या कंटिन्यूसली जब आप पेशेंट के एज अटेंडेंट भी जाते हैं और आईसीयू में या इस तरह के एरियाज में बार बार आपका आना जाना होता है, तो वहां पे क्या होता है कि आपको इस तरह की चीज़ों को देखना पड़ जाता है या इन इन चीज़ों से सफ़र करना पड़ जाता है। तो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर जो है बेसिकली ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पे अफेक्ट करती हैं। अच्छा, हम बार बार बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हो गया, ठीक है, लेकिन ये हम देखेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलता है, इसको भी आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो बग है ये ग्राम पॉजिटिव है या ये ग्राम नेगेटिव है। अब एक्चुअली होता क्या है कि इसके लिए हम लोगों ने कल्चर्स भिजवाने होते हैं, ठीक है? ब्लड के जो आप टेस्ट लेते हैं इसमें डिफरेंट, या फिर यूरिन के जो आप टेस्ट लेते हैं इसमें डिफरेंट तरह के हम लोग कल्चर्स बैठते हैं। सीएसएफ हो सकता है, ठीक है, या कोई पस है। अब ये डिपेंड करता है ऑन द पेशेंट कंडीशन। फॉर एग्जांपल आपका पेशेंट फीवर के साथ आ गया या कोई उसे ओपन वूंड नहीं है तो उसमें आप लोग ब्लड कल्चर भेज देंगे, यूरिन कल्चर भेज देंगे। अब ये कल्चर आपको बताएगा कि इसमें रेजिस्टेंस क्या है, सेंसिटिव क्या है और ग्रोथ क्या है। अब ये जो ग्रोथ है इट स्टैंड फॉर कि ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, कौन सा हमारे पास बग आ रहा है, ठीक है, एकोलाई है या फिर कोई सोडोमोनास है, मल्टीपल बग्स चल रहे हैं ना, ठीक है। अब इसमें से वो हमें साथ में मेडिसिन भी आपका माइक्रोबायोलॉजिस्ट बताएगा कि यार ये मेडिसिन इस पे रेजिस्टेंट है, मुझे नहीं लगता कि ये मेडिसिन इस पे इतना काम करेगी, या फिर ये मेडिसिन इस पे सेंसिटिव है, मुझे लगता है कि आपको ये दवाइयाँ स्टार्ट करनी चाहिए। इसी तरह हम लोग सीएसएफ और पस का भी भेज सकते हैं, स्पेशली इन मेनिंजाइटिस जहाँ पे हमें लगता है कि हमारा ब्रेन से रिलेटेड कोई भी इशू है तो वहाँ पे हम लोग सीएसएफ भेजते हैं। आपके जो सर्जिकल केसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई वुंड काफ़ी टाइम से ओपन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पस को भेजते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे इसके थेरेप्यूटिक यूज तो हो गए थे, अब हम बात करेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट की। एडवर्स इफेक्ट में सबसे पहले जो मेन इशू देखा जाता है, लास्ट टाइम जब हम सेल वॉल सिंथेसिस की भी बात कर रहे थे तो एंटीबायोटिक्स से जाहिर सी बात है, तो हमने ये चीज जाके देखी थी कि ये जाके जीआईटी पे अफेक्ट करती हैं, उसको डिस्टर्ब कर देती हैं आपको जीआईटी को, तो मे बी वहां से आपको डायरिया कॉन्स्टिपेशन दोनों हो सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, अब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या है, ये रैशेस हो सकते हैं आपकी बॉडी के ऊपर या फिर फीवर हो सकता है। उसके अलावा आपको हेयरिंग इश्यूज हो सकते हैं, ओटोटॉक्सिसिटी, या लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम ये ट्रीटमेंट लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल ए एंटीबायोटिक्स मोर देन 2 वीक्स आप ले रहे हैं, ठीक है, मिनिमम अगर इसका ड्यूरेशन भी देखा जाए तो मेरे ख्याल में मोर देन 2 वीक्स अगर आप लेते हैं तो आपको जॉइंटिस का खदशा होता है, लोगों में जॉइंटिस होने का चांस ज्यादा हो जाता है। अब सेकेंड हम लोग चलते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की तरफ। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए तो हमारे पास एमेकासिन है, जेंटामाइसिन है, न्यूमाइसिन है, कानामाइसिन है, टोब्रामाइसिन है और स्ट्रेप्टोमाइसिन है। एमेकासिन, जेंटामाइसिन ये दोनों होगी और टोब्रामाइसिन ये बहुत ज़्यादा हमारे रूटीन में भी यूज़ होती हैं, तो इसलिए हमें इन लोगों के हमें इन मेडिसिन के बारे में आइडिया होता है। लेकिन अगर इनके मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए, जैसे हमने पहले बात की थी कि हमारा जो राइबोसोम्स है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था।
अब पॉलीपेप्टाइड चेन को तो ऑलरेडी हमने देखा कि मैक्रोलिड से ब्लॉक किया गया था। अगर वहाँ पे ऊपर में कोई भी इशू हमें आ रहा है तो हम उसके लिए मैक्रोलिड की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर 30S सब यूनिट्स की तरफ हमें कोई इशू आ रहा है तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स मेडिसिन यूज़ करनी है। अब क्या होता है कि ये क्या करती है, इसके मोड ऑफ एक्शन की अगर बात की जाए तो अब ये मैं अच्छा एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती चलूँ कि ये जो मेडिसिन है अमाइनोग्लिकोसाइड उसमें कोई भी जो मेडिसिन है ये क्या करती हैं, ये हाईली पोलर नेचर्स की होती हैं। तो इसलिए इनकी ये इतनी स्ट्रांग होती हैं कि ये ग्राम नेगेटिव के ऊपर जाके अच्छे तरीके से अपना असर करती हैं। तो ये मोस्टली यूज़ होती हैं एरोबिक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। अब क्या होता है कि ये मेडिसिन की एक और ख़ासियत या बुराई कह सकते हैं कि ये गैस्ट्रिक में इतने अच्छे तरीके से अब्ज़ॉर्ब नहीं होती है। तो मोस्टली ये जो डोज़ इसकी एडमिनिस्टर की जाती है वो ज़्यादातर आईवी दी जाती है, ठीक है। लेकिन आई गेस टोब्रामाइसिन एयर ड्रॉप्स के तौर पे यूज़ होते हैं। और अगर इनके मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए तो पहले जैसे मैंने बताया कि ये 30S सब यूनिट्स पे जाके काम करती है। अब ये क्या करेगी कि ये इंटरफेयर कर देगी राइबोसोम्स के साथ। अब इसने क्या करना है, वहाँ पे जाके जो हमारा जेनेटिक कोड आ रहा है ऑलरेडी, ज़ाहिर सी बात है आप सब लोगों को पता होगा कि ट्रांसफ़र आरएनए और जो हमारा एमआरएनए है, यहाँ ट्रांसफ़र आरएनए का काम क्या है कि वो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। तो अब क्या होगा कि हमारा इसका जो जैसे ही 30 सब यूनिट्स राइबोसोम्स के साथ जाके इसका क्या कहते हैं ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगी या उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर देगी। तो इससे हमें नुकसान तो नहीं कह सकते, लेकिन फॉर टाइम बीइंग होगा क्या, टेम्परेरी कौन सा चीज़ हो जाएगी, तो मिस रीडिंग ऑफ जेनेटिक कोड। हमारा ये जो यहाँ पे प्रॉपर कोड्स बन रहे हैं, जो हमारे मैसेजेस जा रहे हैं, वो हमारे मैसेजेस का क्या होगा, ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगी। हमारा मैसेज आगे प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचेगा, ठीक है। अब इस एंटीबायोटिक में करते क्या है, ये जो हमारी सॉरी अमाइनोग्लाइकोसाइड है, इसने जाके 30 सब यूनिट्स के ट्रांसफर आरएनए को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया। अब वहां पे इस सराउंडिंग में जितना भी इंफेक्शन होगा, जाहिर सी बात है आगे हमारा मैसेज नहीं जा रहा, आगे हमारे कोड्स नहीं जा रहे, तो यहीं पे वो ट्रीट हो जाएगा। अब इसके एडवर्स इफेक्ट की अगर बात करें तो एडवर्स इफेक्ट में इसमें ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी ज़्यादातर देखे गए हैं। इसके साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं साइक्लिन की। टेट्रासाइक्लिन की अच्छा यूज़ का मैंने आपको बता दिया कि ये ग्राम नेगेटिव में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो ग्राम नेगेटिव से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शंस होंगे, पहले भी मैंने आपको बताया बहुत डिटेल से कि ये डिपेंड करता है कि आपके उसमें जो आपने कल्चर भेजा उसके अंदर क्या आया। तो उस जो भी मतलब डिज़ीज़ होगी उसमें हम लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन की अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इसकी क्लासिफिकेशन में 3 तरह की मेडिसिन आ जाती हैं। फर्स्ट इज़ डॉक्सीसाइक्लिन, सेकंड इज़ माइनोसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन एज़ खुद, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो फोकस करने जा रहे हैं वो हमारा है टेट्रासाइक्लिन के ऊपर, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन भी ये 30 सब यूनिट्स को ही जाके बाइंड करती है। और ये करती क्या है कि जो हमारा ट्रांसफर आरएनए है, इसकी बाइंडिंग बेसिकली प्रोटेक्ट हो रही होती है, प्रिवेंट हो रही होती है, और वो हमारे कोर्स जो होते हैं वो प्रॉपरली आगे जाके पहुंच रहे होते हैं, जो हमारा नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। लेकिन जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे इस एरिया में हमारी इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट होगी वहाँ पे इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी, चीज़ें प्रॉपरली काम नहीं करेंगी। तो अब हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है, उसमें जैसे ही इन्फेक्शन हुआ या चीज़ें ओवरलोड होना शुरू होगी तो वहाँ पे हम लोगों ने टेट्रासाइक्लिन दिया। अब टेट्रासाइक्लिन ने जाके इस एरिया को क्या किया, इनहिबिट कर दिया। अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पे अच्छा इसके एडवर्स इफेक्ट की तरफ अगर चलें तो टेट्रासाइक्लिन जो है गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट करती है, फोटोटॉक्सिसिटी करती है या हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है। लेकिन टेट्रासाइक्लिन इस तरह की मेडिसिन है जो हमारे लिए डेंजरस भी हो सकती है। इसको लेते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके अगर प्रिकॉशन की बात करें तो ये इस तरह की मेडिसिन है जिसे हम कोशिश करते हैं कि इसके साथ हम लोग डाइटरी में क्या कर लें कि अपनी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको
डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि इसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो उस तरीके से फिर नहीं होती। अगर हम इसे डेयरी प्रोटीन्स के साथ प्रोडक्ट्स के साथ देंगे तो ये नॉन एब्जॉर्बेबल है। लेकिन टेट्रासाइक्लिन में एक और चीज़ जो देखी गई है वो ये भी है कि ये जो हमारे ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं, ठीक है, इनकी बोन्स को, ठीक है, क्या करती है, वीक कर देती है, ठीक है, बोन को वीक करेगी। जैसे ही ये बोन को वीक करेगी तो उससे आपके टीथ का जो कलर होगा वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, येलोइश होना शुरू हो जाएगा, डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाएगी। टेट्रासाइक्लिन के लिए अगर देखा जाए तो आपके जो लेस देन 8 इयर्स, ठीक है, अगर बच्चों में नहीं देते हैं, लेस देन 8 इयर्स जो बेबी होते हैं उनमें ये रेकमेंडेड नहीं है। इसका क्लियर कट बताया गया कि यार अगर आप बच्चे हैं तो उसमें ये मेडिसिन आप लोगों ने नहीं देनी है। अच्छा, अमाइनोग्लाइकोसाइड की बात की थी तो इसमें मैंने सामने लिखा हुआ है कि ये बैक्टीरियल ड्रग है, और टेट्रासाइक्लिन के आगे लिखा हुआ है कि ये बैक्टीरियोसिटिक ड्रग है। अब अगर देखा जाए कि ये दोनों है क्या, तो ये एंटीबायोटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन कहेंगे हम इसको। एंटीबायोटिक की ये जो ड्रग्स हैं इसमें बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरिसिडल दो तरह की एंटीबायोटिक आती हैं। अब हमारे बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग को अगर देखा जाए तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन होती है और इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर अफेक्ट करती है तो वो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, और जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम, जाहिर सी बात है, वीक हुआ तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारा जैसे ही पैथोजन जो होगा वो स्ट्रांगली अफेक्ट करेगा और वो आगे बड़ी किसी चीज में जाके, बड़ी किसी डिजीज में जाके कन्वर्ट करेगा। अब बैक्टीरिसिडल की अगर बात करें तो बैक्टीरिसिडल्स बेसिकली ये वो ड्रग है जो डायरेक्ट जाके बैक्टीरिया को किल करती है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि ये एक ना हाईली पोलर नेचर है, एग्रेसिव टाइप की है, इसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, इसको इसलिए हम लोग एज अ ड्रग ऑफ चॉइस भी कहते हैं। लेकिन कहाँ पे हम लोग इसे एज अ ड्रग ऑफ चॉइस कहेंगे, जहाँ पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं। अब ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में इसको हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज करते हैं। अब ये जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा कौन सा पेशेंट जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है? तो वो देखने के लिए मेरे ख्याल में आपके लिए बेस्ट जो होगा वो होगा सीबीसी, ठीक है, कंप्लीट ब्लड पिक्चर जो टेस्ट करवाते हैं हम लोग, अगर आप उसमें देखें तो आपको टीएलसी काउंट और उसके साथ न्यूट्रोफिल से पता चल जाएगा, ठीक है। जिन लोगों के इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो उसमें न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों के लिए इसलिए नहीं जा रही हूँ कि बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो एंटीबायोटिक्स है और प्रोटीन सिंथेसिस को आज हम देख रहे थे, तो हम उस तरह आउट ऑफ द वे चले जाते हैं।